स्वागत है आप सभी लोगों का। तो इस वीडियो में हम अपनी जो हमारी सीरीज चल रही है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी में ही हमारा आज का सेट नंबर 4 रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, व्याप्तगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? तो ये किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको तैयार किया गया था। इसी को हम हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं। किससे? हड़प नीति। और इसी को ही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। क्या? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। तो अगर हम डलहौजी के बारे में बात करें तो डलहौजी ने जो है, डलहौजी के कार्यकाल से ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बनती हैं और ये इम्पोर्टेंट वायसराय भी है हिस्ट्री में। तो इसकी अगर हम बात करें तो रेलवे की शुरुआत जो है वो इसी ने की थी। कब की थी? तो 1853 में रेलवे की शुरुआत डलहौजी के द्वारा ही की गई थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना डलहौजी के द्वारा की गई थी। किसकी? लोक निर्माण विभाग की स्थापना इसी के द्वारा की गई थी। अगर हम हड़प नीति की बात करें, ये जो व्याप्तगत का सिद्धांत था, इसमें सबसे पहले किसको हड़पा गया था? तो सबसे पहले जो हड़पा गया था वो सितारा को हड़पा गया था। कब? 1848 में सितारा को। और झांसी की बात करें तो झांसी को भी हड़प नीति के तहत हड़प लिया गया था। तो जो झांसी था उसको 1853-54 में हड़पा गया था। और सिक्किम और बर्मा, इसमें सिक्किम और बर्मा भी आता है, सिक्किम प्लस बर्मा। इसको कब? तो इसको जो है वो 1852 में हड़प लिया गया था। अब यहाँ पे एक और आपका प्रश्न बनता है जो, तो इसको कार्यकाल तो आप लोगों को पता ही होगा, जो 1848 से 1856 तक इसका कार्यकाल था। इसी में एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, हड़प नीति से ही पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा प्रोविंस था जिसको हड़प नीति के तहत नहीं हड़पा गया था? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो वो था अवध। अवध को हड़प नीति के तहत नहीं हड़पा गया था क्योंकि वाजिद अली शाह के पुत्र था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होती थी? जिनको भी पुत्र नहीं होता था, यानी कि खुद का जो पुत्र नहीं होता था, तो जो गोद लेते थे बच्चा, वो राजा नहीं बन सकता था इस नीति के तहत। तो इसी वजह से झांसी, सितारा और सिक्किम बर्मा को हड़प लिया गया था। लेकिन अवध के जो शासक थे वाजिद अली शाह, उनको तो पुत्र था, और तो उसको कैसे हड़पा जाए? तो उसको जो है वो कुशासन का आरोप लगाकर इसको हड़पा गया था। कब? 1856 में कुशासन का आरोप लगा दिया गया था। किसका? कुशासन का आरोप लगा दिया गया था। और ये रिपोर्ट किसने की थी? तो जो ये रिपोर्ट जारी की थी ये आउटरम के द्वारा, किसके? आउटरम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। और कुशासन के द्वारा अवध को 1856 में हड़प लिया गया। और जो उस समय शासन कर रहे थे अवध पर वो थे वाजिद अली शाह। ये आपको याद रखना है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के आसपास की ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बनती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंध करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो ये कौन सा आर्टिकल बताता है? तो जब मत बराबर हो जाते हैं तो जब निर्णायक मत देना होता है, ऐसे आप एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि पार्लियामेंट है कोई, उसमें 400 मेंबर्स हैं, तो कोई विधेयक आया तो उसके पक्ष में 200 वोट डले और दूसरे जो है उसके विपक्ष में भी, यानी अपोजिशन में भी 200 वोट डले। तो यहाँ पे ये टाई की स्थिति बन जाती है। तो इसमें जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसका जो निर्णय होगा वो, क्योंकि उसके पास वोट देने का ऐसी स्थिति में अधिकार होता है, अगर वो यहाँ पे वोट दे देगा इसके पक्ष में तो 201 हो जाएगा, तो ये विधेयक जो है पारित हो जाएगा। अगर विपक्ष में दे देगा तो नहीं होगा। तो इसके वही मत जो होता है वो निर्णायक मत होता है। और ये दिया किस में है? तो ये आर्टिकल 100 में दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत। अगर हम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष का वर्णन जो है ये किस में दिया गया है? तो आर्टिकल जो 93 है उसमें लोकसभा अध्यक्ष का वर्णन दिया गया है। और जो आर्टिकल 95 है उसमें अध्यक्ष के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। और लोकसभा अध्यक्ष से एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है कि जो संयुक्त बैठक होती है उसको कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक जो की जाती है
वो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ये बुलाता तो राष्ट्रपति है संयुक्त बैठक, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता जो है संयुक्त बैठक की वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और संयुक्त बैठक मैंने आपको कल बताया था प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में, ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 108 में ये संयुक्त बैठक दिया गया है। और वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में ओम बिरला जो है ये आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं। इसके बाद ये जो आपको आर्टिकल दिए गए हैं इनको देख लेते हैं। तो आर्टिकल 99 दिया गया है। तो आर्टिकल 99 में क्या दिया गया है? तो आर्टिकल 99 में दिया गया है संसद सदस्य की शपथ। और आर्टिकल 103 में क्या दिया गया है? तो आर्टिकल 103 में दिया गया है जैसे कि जो संसद सदस्य होता है अगर उसका कोई उसके ऊपर अयोग्यता के बारे में अगर कोई सवाल खड़ा करता है तो उसका निर्णय कौन लेगा? तो उसका निर्णय जो है वो राष्ट्रपति का निर्णय ही मान्य होगा। और राष्ट्रपति इसमें जो है वो चुनाव आयोग से यानी कि निर्वाचन आयोग से सलाह ले सकता है, लेकिन जो निर्णय मान्य होगा अयोग्यता का निर्णय वो राष्ट्रपति का ही मान्य होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये आपका कर्नाटक में स्थित है। वहीं जोग जलप्रपात की बात करें तो ये दूसरा है आपका, और ये शरावती नदी पर, कहाँ पे? शरावती नदी पर, ये भी आपका कर्नाटक में स्थित है। वहीं अगर हम अन्य जलप्रपातों की बात करें तो आपका एक हुंडरू जलप्रपात आ जाता है। हुंडरू जलप्रपात जो कि आपका झारखंड में है। शिव समुद्रम कहाँ पे है? ये आपका कावेरी नदी पे है। और दूध सागर ये मांडोवी नदी पर बना हुआ है और ये कहाँ पे है? तो ये गोवा में है दूध सागर। धुआंधार की बात करें तो धुआंधार जलप्रपात ये भी आपका एमपी में है। और राजप्पा जलप्रपात कौन सा? राजरप्पा जलप्रपात ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। और नोकलिकाई जलप्रपात ये आपका कहाँ पे है? तो ये मेघालय में आपका स्थित है। तो ये जलप्रपात आपको याद रखने कुछ महत्वपूर्ण है, और जो बाकी रह गए हैं उनको हम आगे वाले प्रैक्टिस सेटों में डिस्कस करा देंगे आपको। यूनेस्को को द्वारा ताजमहल को किस बार विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? तो यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1983। 1983 में यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ये आपका पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर स्थित है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना जो थी ये आपकी 1945 में यूनेस्को की स्थापना की गई थी। और इसी पूछा जाता है कि भारत इसका सदस्य कब बना था? तो भारत जो है 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना था। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। तो 1983 में जो भारत की साइडें ऐड की गई थी, तो सबसे पहली जो साइड बनी थी 1983 में कुल 3 साइडों को ऐड किया गया था। एक तो था आपका आगरा का किला, दूसरा आपका ताजमहल था, और जो तीसरी साइड थी वो थी आपकी अजंता और एलोरा की गुफाएं। ये 3 जो साइड थी ये आपकी 1983 में ऐड की गई थी। और वहीं इसमें हम आगे बात करें तो भारत की कुल कितनी साइट्स हैं अभी वर्तमान समय में? तो भारत की जो साइट्स हैं ये कितनी हैं? तो ये कुल 43 साइट्स है भारत की, और इनको ऐसे विभाजित किया गया है 35, 7 + 1। 35 तो ये आपकी सांस्कृतिक हैं, 7 जो हैं वो प्राकृतिक हैं, और 1 जो है मिश्रित है। इसमें एक जो मिश्रित है ये कौन सी है? तो कंचनजंगा जो है ये आपकी एक मिश्रित है, और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। और इसको कब ऐड किया गया था? तो 2016 में कंचनजंगा को ऐड किया गया था। इसके बाद सबसे ज़्यादा यूनेस्को साइट किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा जो यूनेस्को की साइट्स हैं वो 60 साइट्स हैं, और ये कहाँ पे हैं? तो ये इटली में सबसे ज़्यादा साइट्स हैं यूनेस्को की। और भारत में जो 43 साइट्स हैं उनमें अगर हम बात करें, जो 43 साइट्स हैं उनमें जो लेटेस्ट बनी है 43वीं साइट ये कौन सी है? तो ये आपकी मोइदम है। मोइदम साइट है जो कि असम में स्थित है। कहाँ पे है? ये असम में आपकी मोइदम जो है ये आपकी स्थित है, और इसको 2024 में ऐड किया गया था। और ये किस वंश से संबंधित है? तो अहोम वंश से। किससे?
अहोम वंश से इस मोइदम साइट का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो 58वां टाइगर रिजर्व जो भारत का बना है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान यानी कि ऑप्शन 20 का राइट है, जो कि एमपी में स्थित है। टाइगर रिजर्व से जो लेटेस्ट में अभी बने हुए हैं इनसे भी आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं, जैसे कि आप याद रख सकते हैं। यहाँ से मैं आपको एक डिस्कस करा देता हूँ। एक तो आपका 54, 55, 56 और 57वां टाइगर रिजर्व, और 58वां तो आपको पता ही है, ये आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान है। ये 58वां, ये भी आपका एमपी में स्थित है। तो जो आपका 54वां बना था वो आपका बना था कौन सा? धौलपुर करौली। कौन सा? धौलपुर करौली जो है ये आपका राजस्थान में स्थित है। ये आपका 54वां बना था। अगर 55वें की बात करें तो 55वां आपका बना था वीरांगना दुर्गावती। कौन सा? वीरांगना दुर्गावती। ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका एमपी में स्थित है। और जो आपका 56वां बना था वो कौन सा? तो घासीदास तिमोर पिंगला, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह आपका 56वां बना था। और अगर हम 57वें की बात करें तो 57वां ये आपका बना था रातापानी टाइगर रिजर्व बना था, जो कि एमपी में स्थित है। तो ये आपको सारे के सारे सीक्वेंस याद रखने, यही आजकल ट्रेंड चल रहा है, ये ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 54, 55, 56, 57 और ये 58वां आपका नया बन गया है। तो 54वां कौन सा है? धौलपुर करौली राजस्थान में है। 55वां वीरांगना दुर्गावती एमपी में है। और 56वें की बात करें तो 56वां है घासीदास तिमोर पिंगला छत्तीसगढ़ में। और 57वां कौन सा है? तो 57वां है रातापानी, और ये भी आपका कहाँ पे? एमपी में स्थित है रातापानी। और 58वां जो है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान एमपी में बन गया है। अगर हम सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्वों की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? तो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व जो हैं ये आपके एमपी में स्थित हैं, और ये 6 टाइगर रिजर्व हैं एमपी में। अगला प्रश्न देखें उससे पहले आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग स्टैटिक जीके में परेशान हो रहे हैं तो हम आप लोगों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन लेके आए हैं, जो कि हमारी स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज ई बुक है। आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस जो है वो 49 रुपये है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न आता है, लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर की बात करें तो लता मंगेशकर को हम स्वर कोकिला के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो जो स्वर कोकिला है, स्वर कोकिला के नाम से हम लता मंगेशकर को जानते हैं। और लता मंगेशकर को 1999 में, कब? 1999 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। किससे? पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है? तो बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्राइटॉन। ट्राइटॉन जो है ये आपका बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है। अगर हम सबसे ज़्यादा चंद्रमा की बात करें तो ये किस ग्रह पे हैं? तो सबसे ज़्यादा चंद्रमा जो कि 274 चंद्रमे हैं, और ये किसके पास हैं? तो ये शनि के पास हैं। 274 आपको नंबर भी याद रखना है। अगला प्रश्न आता है, बचत खाते का उद्देश्य क्या होता है? जो आपका सेविंग अकाउंट्स होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो बंधक ऋण प्राप्त करना, जमा पर ब्याज अर्जित करना, दैनिक लेन देन करना और बिलों का भुगतान ऑनलाइन करना। तो सेविंग अकाउंट्स का जो उद्देश्य होता है यह आपका जमा पर ब्याज अर्जित करना होता है। इसी में जो दैनिक लेन देन यानी कि होता है उसमें करंट अकाउंट भी आ जाता है, वो दैनिक लेन देन के लिए किया जाता है। और जो सेविंग अकाउंट होता है वो इंटरेस्ट के लिए मेनली यूज किया जाता है। अगला प्रश्न आता है, शटल कॉक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो शटल कॉक का जो प्रयोग है यह आपका किस में किया जाता है? तो बैडमिंटन में शटल कॉक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आता है, 10वां प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 यह आपका कब मनाया गया? तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस आपका मनाया गया। मार्च में हम देखते हैं तो अगर हम 8 मार्च की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कौन सा? महिला दिवस यह आपका मनाया जाता है। वहीं अगर हम 15 मार्च की बात करें तो उपभोक्ता दिवस, कौन सा? उपभोक्ता दिवस सॉरी, ये आपका 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। कौन सा? विश्व गौरैया दिवस। 22 मार्च को आपको मनाया जाता है विश्व जल दिवस।
विश्व जल दिवस, और 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, और 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी यानी कि विश्व क्षय रोग दिवस। तो ये आपके मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जिनको आप याद कर सकते हैं। सेवा नेतृत्व होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के वकालती सेवानिवृत्त होने के बाद कहाँ पे वकालत कर सकते हैं? तो ये कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी कि अर्थराइटस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो अर्थराइटस जो होता है ये यूरिक अम्ल के जमाव से ये आपको रोग बनता है अर्थराइटस का। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का परिणाम है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा संवेग का संरक्षण। ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम का परिणाम है। 14 नंबर प्रश्न आता है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ? तो दिल्ली की जामा मस्जिद जो है इसका जो निर्माण है कब पूरा हुआ था? तो 1656 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो अल हिलाल का प्रकाशन जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? तो कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा मानसून। गोंडवाना कोयले के जो धातु शोधन कोयला है डैश के प्रमुख डैश में आता है। तो इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है आपका होगा दामोदर घाटी। अगला प्रश्न आता है, पंच सिद्धांतिका बृहस्पति और संख्या सिद्धांत के लेखक कौन है? तो पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता के और संख्या सिद्धांत के जो लेखक हैं ये आपके 12 माहिर हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के क्लोरोफिल किससे संबंधित होता है? तो ये जो होता है ये झिल्मीय पुटिकाओं से संबंधित होता है। चेतन बंगाल के संत और समाज सुधारक थे जिन्होंने डैश पंथ और धर्म संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया। तो ये किस इन्होंने जो है कृष्ण संप्रदाय को और धर्म को लोकप्रिय बनाया। अल्बाट्रॉस शब्द, जो अल्बाट्रॉस शब्द होता है ये किस खेल से संबंधित ये बर्ड होता है? तो ये जो होता है गोल्फ से संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कांग्रेस की नरमपंथियों के द्वारा मांग नहीं की गई थी? तो नरमपंथियों के द्वारा स्थायी बंदोबस्त की मांग नहीं की गई थी। आपको पता ही होगा कि कांग्रेस का विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में ये हुआ था और नरमपंथी और चरमपंथी दो अलग गुट बन गए थे। तो उसी में ये पूछा गया है नरमपंथियों की कौन सी मांग नहीं थी? तो ये ऑप्शन जो सी होगा ये नरमपंथियों की मांग नहीं थी। अगला प्रश्न आता है, डैश में रावण फाड़ी गुफा प्रारंभिक चालुक्य शैली की वास्तुकला का एक उदाहरण है जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए चुनी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो विशिष्ट रावण फाड़ी गुफाएं हैं और जो ये मूर्तिकला है ये आपकी कर्नाटक में स्थित है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया है? ये प्रश्न हम आपको कल भी डिस्कस करा चुके थे और वित्त आयोग से संबंधित हमने आपको सारी जानकारी बताई थी। तो 16वें वित्त आयोग के ये अध्यक्ष हैं, अभी वर्तमान में ही बनाए गए हैं। ये अरविंद पनगड़िया जो हैं इस 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। वहीं अगर हम पहले वित्त आयोग की बात करें तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष ये आपके केसी नियोगी थे, ठीक है। और पहला वित्त आयोग कब स्थापित हुआ था? तो 1951 में ये आपका पहला वित्त आयोग स्थापित हुआ था। और वित्त आयोग का जो आर्टिकल है ये आपका किसमें है? तो 280 में वित्त आयोग की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का संस्थापक है? तो शुंग वंश का संस्थापक कौन है निम्नलिखित में से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पुष्यमित्र शुंग जो था वो शुंग वंश का संस्थापक था। तो ये थे आपके आज के प्रश्न। अब देखते हैं आपके लिए प्रश्न, इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में वर्ष 2024 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो वर्ष 2024 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो भी डिटेल आपको पता हो वो भी आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो हमने पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था, तो निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील क्रेटर झील का एक उदाहरण है? तो ये कौन सी झील है? तो लोनार झील जो है ये आपकी एक क्रेटर झील का उदाहरण है। और बाकी आप लोग अगर एनटीपीसी के फुल मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो ऐप पे हम लोगों ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनटीपीसी के 10 फुल मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिए हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ऐप का, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग ये टेस्ट दे सकते हैं एनटीपीसी के।
और पीडीएफ अगर आप परचेज़ करना चाहें तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये जो वीडियो का पीडीएफ होता है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। बाकी आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या आप अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट में।